हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर क्लास में पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9 में एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और इस एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इस प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करने के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। फिर हमें जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और फिर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इतनी चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट को जब हम सीख लेंगे तो इस प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्न हमारे बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को पहले सीखते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या जो होती है वो 0 से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चलती है। तो देखिए, जैसे बीच में हमने 0 रख दिया, इधर चलेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से चलती है। और इधर चलेंगे तो माइनस इसमें लगाते जाएंगे, 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, इस तरीके से ये होते हैं। तो पूर्णांक संख्या में ये हमारे पूर्ण अंक होने चाहिए। ये प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। और ये जो 0 है इसको भी हम पूर्णांक में लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पूर्णांक 0 है, 0 के पहले हम ना तो प्लस लगाएंगे ना तो माइनस लगाएंगे। तो इसका मतलब ना तो ये प्लस में हो सकता है ना तो ये माइनस में हो सकता है, ना तो ये प्लस की तरफ हो सकता है ना तो माइनस की तरफ। तो जो ना इस पाले में हो ना उस पाले में हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रल। तो इसका मतलब है कि 0 जो है वो न्यूट्रल पूर्णांक संख्या होती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये 0 वाला ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो जितने भी हमारे गिनती में प्रयोग होते हैं ना, काउंटिंग में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 11, ये कब तक, ये अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये खत्म नहीं होगा, आप गिनते चले जाइए। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। अब आप देखिएगा, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लें, 0 को भी शामिल कर लें, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू इनफाइनाइट। तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में, यानी प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है, होल नंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझ लो, पूर्णांक क्या होते हैं। ये 0 से दोनों तरफ चलते हैं, प्लस की तरफ भी चलते हैं और माइनस की तरफ भी चलते हैं, और ये पूर्ण होने चाहिए, है ना। ये मतलब उसमें नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4। तो इस तरीके का अगर ये सेट मिलता है तो वो सेट क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। क्लियर। प्राकृतिक संख्या में गिनती में प्रयोग होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, और उसमें अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो वो बन जाएगा होल नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर की तरफ आते हैं। तो वास्तविक संख्या में दो होता है, एक रेशनल और इरेशनल, ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को जानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो, और यहाँ पर Q कभी भी 0 ना हो, Q कभी भी 0 ना हो, यानी कि इस भिन्न में जो नीचे वाला अंक प्रयोग किया गया वो 0 के बराबर ना हो, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ और याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि पहली बात याद रखना है, ऐसी संख्या जिसको
P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर Q 0 ना हो। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें जो P और Q जो यहाँ प्रयोग हुए हैं, P और Q जो प्रयोग हुए हैं, इसका HCF हमेशा 1 आए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, और ध्यान रखिएगा इसमें अंडर रूट होना चाहिए। ठीक है, जिस संख्या में अंडर रूट लगा हो, जैसे 2, ठीक है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा इसका वर्गमूल पूरा का पूरा नहीं निकलना चाहिए। जैसे अगर हम लिखें अंडर रूट 4, तो ये तो 2 हो जाएगी ना, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी कि वो अंडर रूट के अंदर संख्या जिसका वर्गमूल ना निकलता हो, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। अगर वर्गमूल निकल आया तो वो फिर अपरिमेय नहीं होगी, वो परिमेय हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आप देखो, जैसे कोई काल्पनिक संख्या है, ये कल्पना में है, लेकिन वास्तव में ये हमें देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो जैसे अंडर रूट 2 है, इसके अंदर हम माइनस लगा दें, तो ऐसा कोई संख्या आपने देखा नहीं है, लेकिन ये हमने अपनी कल्पना से, अपने मन से इसको सोच लिया, तो ये कोई ऐसी संख्या है नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो ये कॉन्सेप्ट, तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रश्नावली 1.1 में दिए हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा और सारे सवाल इसके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं, पढ़ देते हैं। लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? फिर इसमें लिखा है आगे, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? क्या इसे P/Q यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। पूरा सवाल समझो पहले ध्यान से। फिर और आगे इसमें लिखा है, जहाँ PQ पूर्णांक है, जहाँ P और जो Q है पूर्णांक है, तो अभी हमने पूर्णांक संख्या समझी है ना, वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और क्या लिखते हैं? Q 0 नहीं है। ये सवाल है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जरा समझो, कहते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? तो देखो यहाँ पर एक बात इन्होंने लिखी है कि जहाँ और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है अगर इसको हम 0/1 लिख दें तो ये P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। इसका मतलब है ऊपर वाला P है, तो ये P यहाँ क्या है? 0, लेकिन Q कितना है? 1। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? Q 0 नहीं होना चाहिए, तो सही बात है, ये Q 0 नहीं है, ये 1 के बराबर है। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखा P और Q पूर्णांक है। तो देखो P 0 है और 0 पूर्णांक होता है ना, पूर्ण संख्या होती है, अभी हमने आपको समझाया था। इसका मतलब सही है, और 1 तो पूर्ण संख्या है ही। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो 0, 1, 2, 3, 4, इधर चलेंगे -1, -2, -3। तो देखो ये पूर्णांक संख्या में 0 आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो ये P अर्थात 0 क्या है? पूर्णांक। और Q 1 है, तो 1 क्या है? पूर्णांक। इसका मतलब ये भी शर्त पूरी हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है। ये इसका उत्तर होगा। क्लियर हुआ? अगर ये समझ में आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा,
ताकि और भी लोग इससे लाभ ले सकें। और चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम कोई नया चैप्टर पढ़ाएंगे आपके पास तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये दूसरा सवाल है इस प्रश्नावली का। ठीक है, तो देखो जो इसमें एक हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। जैसे इसने कहा इसका हल सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो किसके बात कर रहा है? 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको क्या जानना है? जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उससे एक ज़्यादा का इसमें मतलब उससे एक ज़्यादा सब ले लो अंक। 6 निकालनी, तो जो 6 निकालनी है तो उसमें एक ज़्यादा मतलब 7 हमने ले लिया। ठीक है, तो इस 7 का क्या करेंगे? ये जिन संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है उसमें हम ऊपर 7 का गुणा कर देंगे और 7 का भाग दे देंगे। तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना हमने ऊपर गुणा किया उतने से भाग दे दिया। अगर इसको हटा दें तो हट जाएगा, जो रहेगा तो 3 ही। और इसी प्रकार दूसरी वाली में 4 × 7 और 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब आप देखो तो फिर से समझो। अगर 3 में हमने 7 का गुणा कर दिया, 7 का भाग दे दिया, जो रहेगा तो 3 ही, क्योंकि 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रहेगा तो 3 ही, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका है। तो हमने क्या किया, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी हैं इन दो संख्याओं के बीच में, तो उसमें से एक ज़्यादा ले लो। यदि 6 परिमेय संख्या पूछी तो एक ज़्यादा ले लिया, मतलब 7। ठीक है, अब 7 का पहली वाली संख्या में गुणा कर दो, भाग दे दो, और दूसरी वाली संख्या में गुणा कर दो 7 का और भाग दे दो। अब आप देखो ये कितना बना? 7 × 21। कितना बना? 7 × 21 और नीचे 7। और यहाँ कितना बना? देखो 7 × 4 = 28/7। अब आप देखो इनके बीच वाली संख्याएं में निकालनी, कौन सी? परिमेय संख्याएं। तो देखो 21 के बाद 22 आएगा, 22/7। ठीक है, फिर 22 के बाद 23 आएगा, 23/7। फिर 24 आएगा, 24/7। फिर 25 आएगा, 25/7। फिर 26 आएगा, 26/7। और फिर 27 आएगा, 27/7। तो ये किसके किसके बीच में गई? 21 और 28 के बीच में कितनी हो गई? 6। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो ये इधर 21/7 है और इधर कितना है? 28/7। तो इनके बीच में अर्थात 3 और 4 को हमने क्या लिख लिया? 21/7 और 28/7 लिख लिया। ठीक है, तो इनके बीच में ये 6 क्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई। बताओ समझ में आया? समझ में आया तो एक बार फिर से लाइक कीजिए और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर एक इसी टाइप का सवाल इसमें और दिया है, इसी टाइप का एक सवाल और दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर बात करेंगे। लिखा है 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कि बीच में कितनी? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? किसके किसके बीच में ज्ञात करनी है? 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, कितनी ज्ञात करनी? 5। तो कॉन्सेप्ट हमने क्या सिखाया? 5 से एक ज़्यादा कर दो, जोड़ दो, तो कितनी हुई? 6। इसका मतलब है इसमें पहली संख्या में हम 6 का गुणा कर दें, 6 का भाग दे दें। दूसरी संख्या में भी 6 का गुणा कर दें और 6 का भाग दे दें। ठीक है, तो ये रहेगा तो नहीं। जैसे हमने 6 का गुणा किया, 6 गुणा भाग किया तो हट गया, 3/5 ही रहेगा ना। तो ये चीज़
4/5 ही रहेगी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो सकता है ना, लेकिन हल करने का तरीका है। ऐसे इसमें ये रहेगा तो 3/5 ही, क्योंकि हमने 6/6 किया ना, तो है तो ये 3/5 ही, और ये भी 4/5 है। क्लियर? लेकिन इसको मैं इस रूप में बदल लिया। ठीक, अब इसको आगे हल करो तो 6 त्रिक 18, 6 3 18 और 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा। और ये कितना बना, 6 चौको 24, 24 और ये 6 पंचे 30। ठीक है, अब नीचे ये बराबर हो गया ना, ये बराबर हो गया 30 30। ठीक, अब आप देखो इनके बीच में कितनी निकालनी, 5। तो 18 से 24 के बीच में 5 निकाल लो, तो 18 से 24 के बीच, 18 के बाद क्या आएगा 19/30, है ना। 19 का बाद कितना आएगा 20/30, 21 आएगा 20 के बाद 30, मतलब 24 के पहले तक जाना है। 22/30, 23/30, तो ये कितनी हुएगी नो, 1 2 3 4 5, 5 ही तो निकालनी थी। किसके किसके बीच में, 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ये निकल आई, 5 निकल आई। ठीक है, क्यों निकल आई ना। ये जो 18/30 है ये किस फॉर्म में है, 3/5 × 6/6। ठीक है, और ये 4/5 × 6/6। ठीक है, तो इनके बीच में ये कितनी निकल आई, यही तो निकल आई। कितनी है ये, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? तो इस 3/5 को हमने इस रूप में लिख लिया था ना, इस 4/5 को हमने इससे 6/6 से गुणा करके इस रूप में लिख लिया था ना। तो इनके बीच में आप देखो 18 से 24 के बीच में 19 20 21 22 23 हो गई 5। ठीक है, आइए कुछ समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, या असत्य है। कहता है कि नीचे कुछ कथन दिए हैं, वो सत्य है कि असत्य है। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ये प्रश्न लिखा है। ठीक है, तो वो 3 कथन क्या है वो देख लो भाई। पहला कथन, पहला स्टेटमेंट लिखता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। दूसरा लिखा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और तीसरा जो कथन लिखा है वो लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब ये बता रहा है, यहाँ का लास्ट वाला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कथन क्या है, पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न को पहले समझ लो ध्यान से। वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो यहाँ पर 3 कथन दिए हैं वो कथन सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, इसका कारण हमें बताइए, ये कह रहा है। तो आइए चेक करते हैं, पहला इसको हल करते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो पहले प्राकृत संख्या जानो क्या होती है, बता चुके हैं स्टार्टिंग में। तो प्राकृत संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो जो भी हम काउंटिंग में यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है, ये है प्राकृत संख्या। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है ये जानो। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है हमने आपको बताया था, जो
नेचुरल नंबर होते हैं ना, उनमें 0 आप ले लीजिए, इंक्लूड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। अब यहाँ चेक करो कि प्राकृत संख्या यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? तो देखो प्राकृत संख्या ये यानी ये संख्याएं इसके अंतर्गत अगर आ जाती हैं तो फिर हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो 1 20 में आ रहा है, ठीक है, 2 20 में आ रहा है, 3 20 में आ रहा है, 4 20 में आ रहा है, 5 20 में आ रहा है, 6 20 में आ रहा है। अगर आगे 7 होता तो यहाँ 7 होता तो 7 20 में आता। इसका मतलब है कि हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब अगर पूर्ण संख्या का ये बड़ा सर्किल है तो ये छोटा सर्किल यहाँ प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो बड़ा सर्किल पूर्ण संख्या है, ठीक है, और छोटा सर्किल प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो बड़े सर्किल के अंदर छोटा सर्किल तो आ सकता है ना। तो आप देखिए कि पूर्ण संख्या का सर्किल बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है ना, और इसमें 0 है नहीं, तो बाकी सारे इसमें, तो ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल, तो बड़े सर्किल में छोटा सर्किल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, समझ में गया? तो अब क्या कहोगे, हल में क्या लिखोगे? इसके उत्तर का उत्तर कैसे दोगे? लिखोगे कि चूंकि प्राकृत संख्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और ये यहाँ लिख के बता दोगे, ठीक है, कि प्राकृत संख्या सारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है। आई होप कि आपको समझा गया होगा। समझा तो लाइक कीजिए। अगले कथन की तरफ चलते हैं, अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, तो पूर्णांक क्या लिखो, हल करने का तरीका क्या है? अब हल तो अब पहले वाला हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, यहाँ जगह कर लेते हैं। पहले वाला तो सही हो गया, आप जान चुके हैं। अब हम दूसरे वाले को हल करने के लिए यहाँ पर, तो इसका जवाब, तो इससे क्या है? पूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक क्या होता है? यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। तो हमने चैप्टर शुरू करने से पहले हमने कॉन्सेप्ट सिखाया। इसमें क्या होता है? 0 1 2 3 4 ऐसा करके, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4। ये क्या हो गए? ये हो गए पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये प्लस में भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, और 0 भी पूर्णांक में आता है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूट्रल पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होती है आपको सिखा चुके हैं। तो इसमें सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे, और 0 को भी शामिल कर लो तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्णांक, हर पूर्णांक क्या इसके अंतर्गत आ रहा है? देखो, 1 तो आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये तो इसके अंदर आ गए, ठीक है। लेकिन क्या -1 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या -2 इसमें कहीं आ रहा है? क्या -3 इसमें आ रहा है कहीं? ना, -4 आ रहा है। तो इधर वाले तो आ गए, लेकिन ये वाले नहीं आए। तो ये वाले जो पूर्णांक संख्या है वो तो इसमें आ रही हैं, यानी, और ये वाली इसमें नहीं आ रही। इसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया, ठीक है। अब इसका कारण कैसे बताओ? कारण बताने के लिए हल आप दिखाओगे ना कि पूर्णांक संख्या ये होती है, पूर्ण संख्या ये होती है। तो पूर्णांक संख्या की कुछ संख्याएं तो इसमें आ गई, लेकिन बहुत सारी इसमें नहीं आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका भी जवाब मिल गया। अब लास्ट वाला जो हमारा बचा है, इसको देखते हैं। तो इसको आप ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको साथ साथ में आप लिखते भी चलेंगे, ठीक है, नोटबुक रख लेंगे। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जैसे हमने लिख दिया, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 3/5 है, 4/5, ठीक है, या -4/5, ठीक, इस तरीके से लिख दिया।
तो ये क्या हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या। ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। अब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, ये कह रहा है। तो देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, अच्छा पूर्ण संख्या क्या होती है ये तो आप जानते हो, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक तो होता है। तो आप देखो इसको हल करो कि 5 का भाग 3 में दोगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा ना, कितना आएगा 0.6, 0.6। 5 का भाग 4 में दो तो कितना जाएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। ये माइनस में 0.8 आएगा, ठीक है। तो ये क्या इसके अंदर कहीं दिख रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, ये इसमें कहीं आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, मतलब ये हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। जैसे मतलब 4/1 लिखा है तो ये परिमेय संख्या तो है, ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में, पी की जगह पे 4 लिखा है, क्यू की जगह पे 1 लिखा है, ठीक है। और 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आएगा। तो ये वाली तो इसमें आ रही है। इसका मतलब क्या है, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो क्या कहोगे, ये कथन असत्य है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन यहाँ पर बता दोगे कि परिमेय संख्या के कुछ हमने एग्जाम्पल लिए और उसमें दिखाया कि कुछ तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो इसमें दोनों बातें हैं कि कुछ पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य है। ये क्या है, असत्य। तो आपने यहाँ पर सीखा प्रश्नावली 1.1 में जितने भी सवाल थे वो यहाँ पर सीखे। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है ना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है। इससे जुड़े हुए सारे सवाल हमने हल किए। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जैसे ही हम अगला कोई चैप्टर पढ़ाएं तो आपके पास तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए और आप उसे टाइम से पढ़ सकें, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सवाल हल करेंगे और उन सवालों को हल करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सीखेंगे। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।